हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 7, जो कि है प्रत्यावर्ती धारा या फिर ऑल्टरनेटिंग करंट। आज ये हमारा पार्ट 1 है और देखते हैं आज हम क्या जानने वाले हैं। आज हम देखेंगे इसकी भूमिका, प्रत्यावर्ती धारा और प्रतिरोधक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी। तो एसी क्या होता है? देखो, हमारे, तुम्हारे और हम सब के घरों में जो भी करंट आता है उसे कहते हैं एसी। ठीक है। उसी एसी करंट से हमारे घरों में जो डिवाइसेस होती है, जैसे रेफ्रिजरेटर, हमारे टीवी, ये सारे जो होते हैं वो चलते हैं एसी करंट से। यानी इनमें किसका काम होता है? प्रत्यावर्ती धारा का। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो करंट होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होती है डीसी करंट और एक होती है एसी करंट। हम ये भी जानेंगे इसके बारे में कि डीसी क्या होता है और एसी क्या होता है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि आजकल दुनिया के लगभग सभी देशों में जो बिजली का उत्पादन व वितरण होता है वो प्रायः एसी के रूप में किया जाता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के रूप में वो किया जाता है, ना कि दिष्ट धारा के रूप में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एसी का जो उत्पादन होता है वो आसान होता है एज कंपेयर टू डीसी। और हम एसी के मान को या उसके परिमाण को बिना कठिनाई से हम ट्रांसफार्मर की सहायता से कम या अधिक किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है ये हम इसी चैप्टर में आने वाले लेक्चर्स में और डिटेल में जानेंगे। कुल मिला की कहानी यह है कि जो करंट होती है वो दो टाइप्स की होती है, एसी करंट और डीसी करंट। हम जो भी बिजली का उत्पादन वितरण होता है वो एसी के रूप में करते हैं। हमारे घर में जो भी करंट आती है वो एसी फॉर्म में आती है, ना कि डीसी के फॉर्म में। उसका भी क्या है, रीजन है ऐसा क्यों होता है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा होती है, आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं, ऐसी धारा जो कि समय के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन करती है। यानी कि अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो ये ग्राफ एक तरफ पॉजिटिव साइकिल बना रहा है, फिर ये नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव देन नेगेटिव, यानी कि एक टाइम के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। ऊपर वाली साइड पॉजिटिव होती है और नीचे वाली साइड क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो जैसे इसका वोल्टेज है वो टाइम के साथ क्या बढ़ रहा है, वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है। तो जबकि हम अगर डीसी करंट के कॉन्सेप्ट में देखें तो डीसी करंट बिल्कुल स्ट्रेट होती है, यानी कि उसमें समय के साथ उसकी दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसके अलावा हम डीसी करंट को सेल में स्टोर कर सकते हैं, जबकि एसी करंट को हम सेल में स्टोर नहीं कर सकते। तो हमने देखा कि प्रत्यावर्ती धारा किसी भी वैद्युत परिपथ में अपनी धारा की दिशा को समय के साथ लगातार बदलती रहती है। एक पॉजिटिव साइकिल देन नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल देन नेगेटिव साइकिल। प्रत्यावर्ती धारा के प्रयोग से चलने वाले जो भी यंत्र होते हैं वो अधिक सुविधाजनक होते हैं, जैसे विद्युत मोटर। हमारे घरों में अभी हमने बात करी थी, हमारे घर में जो धारा आती है वो प्रत्यावर्ती धारा के रूप में आती है। तो उसकी जो आवृत्ति होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। कितनी आवृत्ति होती है? 50 हर्ट्ज की आवृत्ति। तो बिजली घरों से हमारे घरों में प्राप्त होने वाली धारा क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा या फिर एसी। तो हमने समझ लिया है कि एसी करंट क्या होती है और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। इसके अलावा अभी तक हम इस चैप्टर से पहले जिस करंट की बात कर रहे थे वो थी डीसी, और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एसी करंट के बारे में। तो हम क्या पढ़ेंगे, हम अलग अलग टाइप्स के, अब हम आने वाले लेक्चर्स में और थोड़ा इस लेक्चर में एसी करंट के बहुत सारे सर्किट पढ़ेंगे, जहां पर एसी वोल्टेज के साथ हम पहले रेजिस्टेंस को लगाएंगे, फिर हम कैपेसिटर लगाएंगे, और फिर हम क्या लगाएंगे, इंडक्टर भी लगाएंगे। यानी हम प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरक, इन सारे जो डिवाइसेस है उनको हम एसी वोल्टेज के साथ लगाएंगे सर्किट में, और फिर हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आता है, और हम ग्राफ के साथ उसको स्टडी करेंगे। तो इस वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं सबसे पहले कि जो प्रतिरोधक होता है उस पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, मतलब हम सर्किट में एक प्रतिरोधक लेंगे आर और उस पर हम एसी वोल्टेज लगाएंगे। ये किसका साइन है? ये है एसी वोल्टेज का साइन। तो आपको याद रखना है, इस तरह से गोला बनाएंगे हम और यहाँ पर इस तरह का सिंबल हम इसमें बनाएंगे। इसका मतलब है ये एसी वोल्टेज है। तो एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ रजिस्टर। तो इस समय क्या होता है, जब हम इस तरह का सर्किट बनाते हैं तो जो ये एसी वोल्टेज होता है ये हमें जो वोल्टेज देता है उसका मान होता है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। तो ये होता है वोल्टेज का मान जो कि हमें इस एसी वोल्टता से मिलता है। क्या होता है? V बराबर Vm साइन ओमेगा टी।
यहाँ पर Vm क्या है? Vm मतलब हुआ इस वोल्टेज का एक शिखर मान, जहां पर ये एक मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करता है। ओमेगा इसकी कोणीय आवृत्ति होती है। अब हम क्या जानने वाले हैं? अब हम देखेंगे अगर इसके लिए वोल्टता ये है तो इसके लिए धारा का मान क्या होता है, हम वो कैलकुलेट करने वाले हैं इस डेरिवेशन में। तो हम पढ़ चुके हैं किरचॉफ का लूप का नियम, तो यहाँ पर हम इस सर्किट में किरचॉफ का लूप का नियम लगाने वाले हैं। याद कीजिए हमने किरचॉफ का लूप का नियम में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि इस पूरे जो सर्किट है उसमें समीशन ऑफ आई आर बराबर होता है 0 के, या फिर हम कह सकते हैं समीशन ऑफ ई, यानी पूरा वोल्टेज जो है कुल उसका जो योग होगा वो 0 के बराबर होता है। तो जब आप इसको लगाएंगे फॉर्मूले को तो हम देखेंगे Vm sin ओमेगा टी, एसी वोल्टेज की वैल्यू है, और और बराबर है आई आर, ये किसकी वैल्यू है? उस रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आई की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और वो आएगी आई बराबर Vm बटे आर साइन ओमेगा टी। यहाँ पर हम Vm बटे आर को रख सकते हैं Im, हमने इसकी जगह रख दिया है स्मॉल Im। तो हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी I बराबर Im साइन ओमेगा टी। अगेन यहाँ पर Im क्या है? Im है एक धारा आयाम, यानी कि धारा का वे शिखर मान। Im बराबर क्या होता है? Vm बटे आर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा जो एसी वोल्टेज है वो धारा कैसे देगा हमें? वो धारा देगा आई बराबर Im साइन ओमेगा टी की धारा देगा। यानी हम देख सकते हैं कि जो धारा है उसमें भी साइन का कर्व में देखने को मिलेगा। तो हमने देखा V क्या होता है और I का मान क्या आता है एसी करंट के कॉन्सेप्ट में। तो अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम ग्राफ की सहायता से समझने वाले हैं कि वोल्टेज और धारा में किस तरह का रिलेशन है एसी वाले रूप में। ठीक है, तो हम ग्राफ बनाने वाले हैं जिसमें एक साइड हम दिखाएंगे Vm और Im को, और दूसरी साइड हमारा होगा यहाँ पे टाइम। ठीक है, टाइम के कॉन्सेप्ट में। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ में, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो ब्लू वाली लाइन आपको दिखाई देगी वो Vm का ग्राफ है, जबकि जो ग्रे वाली लाइन है वो Im का ग्राफ है। तो हम ग्राफ से क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो हमें ध्यान से समझना है। तो अगर आप ग्राफ से देखेंगे, हमने इक्वेशन देखी थी V की, V बराबर था Vm साइन ओमेगा टी, और I की वैल्यू क्या थी? I बराबर Im साइन ओमेगा टी। यानी अगर आप देखें इस इक्वेशन को ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि दोनों ही इक्वेशन की वैल्यू क्या है, जो मतलब उनकी कला है साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी दोनों ही इक्वेशन में, इसका मतलब ये होता है कि दोनों ही जो Vm और Im है दोनों ही समान कला में है। हम ग्राफ से भी देख सकते हैं कि दोनों ही समान कला है। समान कला का मतलब ये होता है कि दोनों ही, देखो शून्य की स्थिति मतलब जब ये निम्नतम स्थिति में थे, दोनों की जो निम्नतम स्थिति थी वो एक साथ अचीव हुई। Vm और Im अपने जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो एक साथ ही प्राप्त करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि Vm का जो शिखर मान है, वोल्टेज जो अपनी शिखर मान है उसको इस पॉइंट पे अचीव कर रहा है, तो I जो धारा है वो भी अपनी जो शिखर मान है उसको इस पॉइंट पर अचीव कर रही है। अगेन दोनों जीरो एक ही पॉइंट पर हो रहे हैं, इनकी जो निम्नतम वैल्यू थी उसको भी ये एक साथ ही अचीव कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि दोनों ही शून्य समान कला में है, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो V और I है दोनों ही शून्य, न्यूनतम व अधिकतम मानों की स्थितियां साथ साथ प्राप्त कर रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि वोल्टता व धारा एक दूसरे के साथ समान कला में है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर V और I एक दूसरे के साथ समान कला में उपस्थित है, राइट। अतः एक संपूर्ण चक्र में ताक्षणिक धारा के मानों का योग शून्य होता है, और माध्य धारा यहाँ पे शून्य होती है। मतलब इस पूरे एक कंप्लीट साइकिल की हम अगर बात करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, तो इसके लिए इसका जो मान होता है धारा का वो कितना होता है? शून्य, और माध्य धारा का मान भी शून्य होता है। एक दूसरी बात यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो Vm है और Im है, इसमें आप ग्राफ से देख के बता सकते हैं कि Vm बड़ा है या Im बड़ा है। अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा जो Im है वो क्या है? वो लेस देन है Vm से, है ना। यानी कि आप देखेंगे Im का जो शिखर मान है वो छोटा है Vm से, है ना। तो यहाँ से हमें दो कंक्लूजन निकल कर आते हैं इस ग्राफ को समझने पर कि जो Vm और Im दोनों एक दूसरे के साथ समान कला में है, लेकिन Im की जो वैल्यू है वो Vm से छोटी है ना। देख सकते हैं आप जो Vm है उसकी वैल्यू
Im की वैल्यू छोटी है Vm से। ठीक है, तो ये ग्राफ था हमारे पास V और I के बीच समय के सापेक्ष। अब हम बात करने वाले हैं कि शक्ति, इसी सर्किट के कॉन्सेप्ट में शक्ति कितनी क्षय हो रही है। शक्ति का सूत्र हम जानते हैं, वो होता है P बराबर आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी, आप उसको यहाँ पे रख दीजिए, आई एम का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और आर। ठीक है, तो ये हमारे पास शक्ति का फॉर्मूला आता है। अगर हम माध्य शक्ति की बात करें कि एक समय चक्र में पी का माध्य मान कितना होता है, तो वो आ जाएगा पी बार। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे इस तरह से ब्रैकेट में, और इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको, तो आई एम स्क्वायर आर जो है बाहर आ जाएगा, दिस इज अ कांस्टेंट, और हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो माध्य मान होता है उसको कैलकुलेट यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा इसको, हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास ये तो कांस्टेंट है बाहर आ चुका है, लेकिन हमारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी का माध्य मान क्या होता है, इसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से जानते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर होता है हाफ 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर हम इसका माध्य मान निकालें तो यहाँ पे हाफ एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये बाहर आ जाएगा, 1 माइनस भी बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा कॉस टू ओमेगा टी। कॉस टू ओमेगा टी की जो मीन वैल्यू होती है वो बराबर होती है 0 की। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो मीन वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/2, 1/2। तो आप पीछे इस 1/2 को रख दीजिए, तो आपके पास पी बार यानी पी का जो माध्य मान है वो आ जाएगा हाफ आई एम स्क्वायर आर। तो ये जो फॉर्मूले हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी हमारी हेल्प करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं IRMS। IRMS क्या होता है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि इसे हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान, देखो वर्ग मतलब क्या हुआ, इसका रूट, इसका धारा का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखी धारा का वर्ग, मीन, मीन मतलब क्या हुआ, इसका बार लिख दीजिए आप, स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पर हम इसको रख देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से, अंडर रूट 2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे निकल कर आ जाएगी। तो आपको रिलेशन याद रखना है कि आई बराबर होता है, आई बराबर होता है आई एम अपॉन √2, और आई बराबर होता है 0.707 आई एम। इसी तरह हम आई के पदों में अगर पी की माध्य शक्ति को व्यक्त करना चाहें इस तरह से, तो हम इस तरह से हमारा फॉर्मूला यहाँ पे निकल कर आता है, पी बराबर आई स्क्वायर आर। तो हमने अभी आई आर एम एस निकाला था, इसी तरह अगर हम वी आर एम एस निकाले तो आई की तरह ही हमारे पास वी आर एम एस की वैल्यू आएगी, वी बराबर वी एम बटे √2। इसकी वैल्यू भी सेम आ जाएगी, वी बराबर 0.707 वी एम। तो आज के लिए इतना ही। अब हम देख लेते हैं रिव्यू, हमने क्या क्या देखा। हमने प्रत्यावर्ती धारा के बारे में समझा, प्रतिरोधक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता के संबंध में हमने सूत्रों को देखा, V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, आई बराबर होता है आई एम साइन ओमेगा टी। आपको ये ध्यान रखना है इसको कि प्रतिरोधक के कॉन्सेप्ट में आई क्या आई है, क्योंकि हम आगे संधारित्र पढ़ेंगे, हम आगे प्रेरक वाले सर्किट देखेंगे, तो वहां पर जो है इनका मान डिफरेंट डिफरेंट होता जाएगा, चेंज होगा मतलब आई का मान। तो आपको साथ साथ इसको ध्यान रखना है कि प्रतिरोधक के कॉन्सेप्ट में ये दोनों जो है समान कला में रहते हैं, वी और आई। हमने देखा कि वोल्टा और धारा एक दूसरे के साथ समान कला में, हमने पी का माध्यमान देखा, आई आर एम एस और वी आर एम एस हमने देखा। यहाँ पर आई एम क्या है, आई एम होता है वी एम बटे आर। तो पूर्व आवश्यकता थी कि आपको किरचॉफ का लूप का नियम और ओम का नियम और साथ ही साथ त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम देखने वाले उदाहरण 7.1, और हम देखेंगे फेजर्स के बारे में। फेजर्स क्या होता है हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे इसको। तब तक के लिए थैंक यू।